हे गुड इवनिंग क्लास 8, कैसे हैं आप लोग। फ्राइडे को जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। फ्राइडे को हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर एंड एसिड। ठीक है, उसके आगे जब पढ़ रहे हैं तो देखते हैं पेज नंबर 53 पर आपके बुक में दिया हुआ है। जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट नंबर 4 क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस, है ना। एसिड्स के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर के साथ पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन के साथ पढ़ चुके हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस के साथ, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेस क्या होता है। बेस, है ना, ये बेस जो है, ये बेस क्या होता है। बेस होता है, बेस का प्लूरल है बेसिस। बेस का प्लूरल है बेसिस, है ना। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। तो बेसिस का क्या मतलब होता है, जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल अपने हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड होता है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होता है उनका जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है ना, उसी को बेस कहते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वैसे ही पोटेशियम रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे एसिड होता है ना, तो एसिड का ऑपोजिट होता है बेस, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। पीछे हम लोग पढ़े हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन में, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो जो बेसिस होता है, बेसिस क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल मेटल व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, दे फॉर्म बेसिस, है ना। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है बेस, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है ना। ये सब मेटल्स जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनाता है ना, उसी कंपाउंड को बेस कहते हैं। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है ना। क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रिएक्शन विद बेस पढ़ रहे हैं, मेटल्स का रिएक्शन बेस के साथ पढ़ रहे हैं। तो सारे मेटल्स नहीं, कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे आपको एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है ना। ये सब ऐसा मेटल है जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। सब का सब मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। तो सारे मेटल्स का हम नहीं जिक्र कर सकते हैं, कुछ ही मेटल ऐसा है जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं एल्यूमिनियम का, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है ना। जो एल्यूमिनियम मेटल है, ये मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या करता है, ये एक सॉल्ट बनाता है। इसको सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। और इस रिएक्शन का एक और प्रोडक्ट होता है, वो होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जो कुछ मेटल है, मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जैसे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, वैसे ही मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स का हाइड्रोक्साइड फॉर्म, है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का हाइड्रोक्साइड फॉर्म को ही हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सारे के सारे मेटल्स का रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, कुछ मेटल का होता है, जैसे एल्युमिनियम का होता है, जिंक का होता है, या लेड का होता है। ये सब मेटल जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है और अपना कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है। ये सब जो टॉपिक दिया है ये बेसिकली आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ये बेसिकली पढ़ना है आपको 10th क्लास में। बस जानकारी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको पहले बता चुके हैं,
है ना। जब ये रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा तो चेक करने के लिए कि जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है, उसके लिए आपको एक टेस्ट बताए थे कि जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में अगर कोई भी फ्लेम लेके जाएंगे, जैसे मान लीजिए लाइटर जला के लेके जाते हैं, तो जो है ना रिएक्शन जो होगा, कंबशन जो होगा, जो फ्लेम होगा लाइटर का, वो हाइड्रोजन गैस के साथ जब संपर्क में आएगा ना तो पॉपिंग साउंड निकलेगा। कैसा साउंड निकलेगा? पॉपिंग साउंड निकलेगा, पटाखे की तरह पट पट आवाज करेगा, है ना। ये शो करता है कि इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन गैस भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। इसको पढ़ने के पहले एक चीज यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं जिसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ये सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी, है ना। किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का उनका जो नेचर होता है ना, उसके हिसाब से सारे मेटल्स को अरेंज करके एक सीरीज बनाते हैं जिसमें मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो सबसे ऊपर होता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिन मेटल्स का रिएक्शन कम होता है वो ऑर्डर में नीचे होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो ऑर्डर में ऊपर होता है। तो ये जो एक सीरीज है वो उसका कुछ पार्ट हम लिखे हैं, जैसे सोडियम इज द हाईली मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना। उससे कम रिएक्टिव होता है सबसे हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम, पोटेशियम से कम रिएक्टिव होता है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम। ऐसे ही करके एक सीरीज बनाया हुआ है ना। आपके बुक में ही बनाया हुआ है, पेज नंबर 53 पर देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम में बना हुआ है। हम आपको शो भी कर देते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर उसके नीचे देखिएगा पोटेशियम के नीचे सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, फिर आपको कार्बन है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, टिन है। ऐसे करके एक ऑर्डर ऊपर से नीचे बनाया हुआ है ना। देखिए उसमें सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है ना। और सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे प्लैटिनम है, विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल है ना। इस ऑर्डर का पर्पस क्या है? इसका काम क्या है? ये मेटल्स का एक अरेंजमेंट है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल से लेकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज किया गया है, और जो मेटल्स है वो सारा का सारा मेटल जो है वो अपने रिएक्टिविटी के अनुसार अरेंज किया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव मेटल एट द टॉप, सबसे ऊपर जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल को रखा गया है, और फिर उसके घटते क्रम में रिएक्टिविटी में रिएक्शन करने के नेचर के अनुसार घटते क्रम में मेटल्स को अरेंज किया गया है। तो हाईली मोस्ट रिएक्टिव मेटल को सबसे ऊपर रखा गया है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल को सबसे नीचे रखा गया है ना। ये आज के होमवर्क में आपको देंगे भी, है ना, ये याद करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये आपको आज का होमवर्क भी देंगे। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका पर्पस क्या है ना, या वो कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे डिसाइड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल जो ऑर्डर में ऊपर है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है ना। तो जिंक जो है ऑर्डर में चेक करेंगे तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करिएगा तो जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर जो है उससे नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर जिंक को ऐड करेंगे तो जिंक क्या करेगा? जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मौजूद जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और उसके सल्फेट के साथ मिलकर ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये क्या करेगा? इसके साथ ऐड हो जाएगा, है ना, और ये अपना सॉल्ट बना लेगा। और कॉपर जो है वो क्योंकि जिंक से कम रिएक्टिव मेटल है उसको हटा देगा। तो देखिए जब जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया, और कॉपर को जो है इस सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया। ये रिएक्शन क्या बताता है? ये रिएक्शन बताता है डिस्प्लेसमेंट नेचर ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल्स के डिस्प्लेसमेंट नेचर को बताता है, जिसके अनुसार एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट, अपने से कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से
कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। ये नेचर को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसी नेचर को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार रिएक्टिविटी सीरीज में जो रिएक्टिव ऊपर है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है और अपना सॉल्ट बना लेता है। तो यहां पर चेक करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखिएगा तो देखिए जिंक ऊपर आता है, जिंक जो है वो ऊपर है, जिंक जो है वो ऊपर है, ऑर्डर में देखिए जिंक ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे है, कॉपर नीचे है ना, और जिंक ऊपर है। तो जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर का कोई भी सॉल्ट होगा ना, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है ना, बोर्ड पर देखिएगा कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट हुआ, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। कौन, जिंक, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर इसके कंपैरिजन में कोई भी दूसरा दो मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लिख के चलिए मैग्नीशियम को लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, मैग्नीशियम को जो है सॉल्ट सोल्यूशन में से सल्फेट आयन को अलग कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा सॉल्ट और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इसी आधार पर बनाया हुआ है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल, यहाँ पर जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, उसमें मौजूद कॉपर को हटा देगा और सल्फेट आयन के साथ मिल करके अपना सॉल्ट बना लेगा जो कि जिंक सल्फेट है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट का दिया हुआ है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करेंगे, अगर रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम ऊपर है ना, मैग्नीशियम जो है वो ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है ना, और जिंक नीचे है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा, है ना। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है, इसका मैग्नीशियम जो है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है वो जिंक के कंपैरिजन में, जिंक के तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक, मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से जिंक को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इस सल्फेट आयन के साथ मिल करके अपना सॉल्ट बना लेगा, है ना, और जिंक को जो है, जिंक को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा। क्योंकि इस रिएक्शन में एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन है वो किस नेचर पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये आज का होमवर्क आपको देंगे रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा, ये पता चलेगा कि कौन मेटल जो है वो किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इससे अंदाजा मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होगा तो कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब लास्ट में जब ये खत्म हो रहा है उसके बाद आता है आपका कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। जब किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं ना, जब किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं तो किसी आधार पर कंपेयर करते हैं, किसी बेसिस पर कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेटल का, मेटल का कंपैरिजन कर रहे हैं नॉन मेटल के साथ। तो जब मेटल का कंपैरिजन करेंगे नॉन मेटल के साथ तो क्या आधार हो सकता है, आधार हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि आपके बुक में ये कंपैरिजन दिया हुआ है तो उस कंपैरिजन में आप देखेंगे कि मेटल्स का तुलना जो है वो नॉन मेटल्स का जिस बेसिस पर किया हुआ है वो बेसिस है इनका प्रॉपर्टीज, है ना, इनका प्रॉपर्टीज। जैसे अभी तक हम लोग जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उस आधार पर
उस आधार पर हम मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर तुलना करें तो आपको कुछ उदाहरण जैसे बताएं कि मेटल्स हार्ड होता है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होता है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। जबकि मेटल्स जो है वो ज़्यादातर सॉलिड होता है। केवल इकलौता मेटल जो है वो है मरकरी, जो कि लिक्विड होता है। ठीक है, और भी क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर malleable and ductile but non-metals are brittle. Brittle मतलब they are non-malleable and non-ductile. That means on applying compressive force and tensile force they will break into pieces, है ना, वो टूट जाएगा, है ना। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएं या टेंसाइल फोर्स लगाएं नॉन मेटल्स के ऊपर तो नॉन मेटल्स जो है वो टूट जाएगा। इसी टूटने के प्रॉपर्टी को ही हम लोग ब्रिटल नेचर कहते हैं। ब्रिटल नेचर जब कोई मटेरियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव force and tensile force breaks into pieces. This process of breaking of material is known as brittleness. Brittle nature कहा जाता है इसको, BRITTLE। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, जबकि मेटल्स जो है वो क्या होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। मेलिएबल होता है अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिव फोर्स एंड डक्टाइल होता है अकॉर्डिंग टू टेंसाइल फोर्स। ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। इसके कंपैरिजन में अगर और प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो मेटल्स आर सोनरस बाय नेचर बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस बाय नेचर। मेटल्स आर लस्ट्रस बाय नेचर, दैट मींस देयर सरफेस शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस बाय नेचर, दैट मींस देयर सरफेस डू नॉट शाइन ऑन फॉलिंग ऑफ लाइट, है ना। जब उसके नॉन मेटल्स के सरफेस पे लाइट पड़ता है तो उनका सरफेस शाइन नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कंपेयर करना मेटल्स और नॉन मेटल्स को। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ऑक्साइड का नेचर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है दे आर बेसिक बाय नेचर एंड नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक बाय नेचर होता है ना। इसी बेसिस पर एक चार्ट आपके बुक में बना हुआ है, कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना है, अगर पूरा चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा है, देखा है, तो आप बिल्कुल इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। कंपेयर करने का मतलब होता है तुलना करना, है ना, अंतर बताना। तो अंतर बताने के लिए कुछ आधार होना चाहिए ना। किसी दो चीजों के बीच में अगर अंतर बताना है तो अंतर बताने के लिए कोई आधार होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अंतर बताने के लिए आधार क्या है, इन दोनों के बीच का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिसका कुछ एग्जांपल अभी हम आपको बताए। और भी कुछ एग्जांपल जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है कंपैरिजन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब कल जब मुलाकात होगा तो हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे और चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो कल जब मिलेंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका इतना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिएक्शन विथ बेसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। ये दोनों चीज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर पता है तो देन यू कैन इजीली कंपेयर मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, है ना। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर अंतर बताना है तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो आप आसानी से बता सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अंतर। जैसे कि अभी आपको हम कुछ एग्जांपल बताए फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वैसे ही कुछ एग्जांपल हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑक्साइड, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ वाटर, है ना। जैसे मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड बनाता है, नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके
सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जो है नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इन आधार पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर कर सकते हैं, या ये कहिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं। क्या आधार है? आधार है प्रॉपर्टीज, है ना। कौन सा प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप मेटल्स को नॉन मेटल्स से कंपेयर कर सकते हैं, या दोनों के बीच में आप अंतर बता सकते हैं। जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी जिक्र किए, जैसे हार्डनेस होता है, आपको सोनरस नेचर होता है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी होता है, लस्ट्रस नेचर होता है, फिर आपको कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स हो गया, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी हो गया, है ना। कंडक्शन प्रॉपर्टी होता है, दैट मींस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, जबकि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। रिएक्शन विद ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। मेटल्स जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड, तीसरा पैरामीटर हुआ, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इन्हीं आधारों पर जो है वो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कल जब फिर मुलाकात होगी तो और नए टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये आपको आज होमवर्क देंगे, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए आप उसको याद करिएगा। याद करने से फायदा क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज याद करने से ये फायदा है कि आप ये बता पाइएगा कि कौन सा मेटल किस मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से दिख रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरे रिएक्शन में देखेंगे तो कहेंगे मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ मिलकर के अपना सॉल्ट बना लिया। मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कैसे पता चला? मैग्नीशियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया और सल्फेट के साथ मिल करके अपना सॉल्ट बना लिया, मैग्नीशियम सॉल्ट। ये दोनों रिएक्शन क्या बताता है? ये दोनों रिएक्शन बताता है कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर पता चल रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरे रिएक्शन में ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अनुसार ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और उसके रिमेनिंग आयन के साथ मिल करके जोड़ करके अपना सॉल्ट बना लिया। ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने के कारण जो सल्फेट आयन है उसके साथ मिल करके मैग्नीशियम अपना सॉल्ट बना लिया। ठीक है, और इसी नेचर के कारण इस तरीके के रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस आधार पर है? ये इसका आधार जो है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है आधार? रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करना बहुत जरूरी है टू गिव एनी रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा, तभी आप ये बता पाइएगा कि कोई रिएक्शन जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे तो और आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए होमवर्क आपका है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अपना भी ध्यान रखिए, घर के लोगों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, और घर पर रहकर इसी माध्यम से पढ़ाई करते रहिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।